हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे एसबीआई मैग्नम एसआईएफ की। एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, बहुत ही खास कैटेगरी है। इसकी डिटेल्स को समझेंगे। हमारे साथ मिस्टर गौरव मेहता मौजूद हैं जो कि हेड हैं एसआईएफ इक्विटी एसबीआई म्यूचुअल फंड से। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट पहले व्यूअर्स को बता देते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अंडर न्यू स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड फ्रेमवर्क के तहत रिसेंटली मार्केट में लेकर आए हैं, जिसका नाम है मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरीके का स्पेशल अप्रोच इस कैटेगरी के थ्रू इन्वेस्टर्स को मिलेगा, किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में ये फंड कैसे नेविगेट करेगा, कौन से इन्वेस्टर्स को ये कैटेगरी सूट करेगी, इन तमाम बारीकियों को समझेंगे गौरव जी से। तो गौरव जी, सबसे पहले तो इनफैक्ट इस फंड के बारे में चर्चा करें उससे पहले मार्केट्स पर अंडरस्टैंडिंग एक क्विकली ले लेते हैं। क्या व्यू है करंट मार्केट सिचुएशन पर आपका, और इस तरीके के मार्केट सिचुएशन में इस फंड को लाने के पीछे आपकी क्या रेलेवेंस है, क्या स्ट्रैटेजी है, बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए, और सभी श्रोताओं को भी मेरा आभार। तो यदि आप मार्केट के बारे में देखें तो पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन चालू है बाजार में। और एक साल पहले जो हालात थे वो ऐसे थे कि बाजार बहुत महंगा हो चुका था, वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव थे। और हम लोग एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क रन करते हैं जिसमें हम बाजार की सेंटिमेंट को भी मेजर करते हैं। और बाजार का सेंटीमेंट भी काफ़ी यूफोरिक था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी का माहौल था एक साल पहले। और यूजुअली हमने देखा है कि जब इतना ज़्यादा ओवर हीटेड हो जाता है मार्केट सेंटीमेंट, तो उसके बाद एक कूल ऑफ आना स्वाभाविक है। तो आई थिंक पिछले एक साल में आपने दो चीज़ें देखी है। एक तो जो बाजार में जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, जो एक अच्छी चीज़ है एक कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि एक साल में थोड़ा अर्निंग्स ग्रोथ आया है, बाजार साइडवेज रहा है, उससे एक पीई कॉन्ट्रैक्शन हुई है वैल्यूएशन टर्म्स में। और हम जब बाजार के वैल्यूएशन को देखते हैं, हम बॉन्ड यील्ड्स के रिलेशन में देखते हैं उसको। और पिछले एक साल में बॉन्ड यील्ड्स भी काफ़ी कम हुई है। तो अगर आप उस तरह से देखें तो वैल्यूएशन भी रीजनेबल है एक साल पहले से, और सेंटीमेंट भी रीजनेबल है एक साल पहले से। तो हमें लगता है अब माहौल ऐसा बन गया है कि लार्ज कैप्स में आप फिर से निवेश कर सकते हैं। हमारा ये जो इक्विटी एलोकेशन फ्रेमवर्क है वो न्यूट्रल एलोकेशन बता रहा है लार्ज कैप्स को लेके। तो जो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है इन्वेस्टर्स की टू कीप इन्वेस्टिंग, वो सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाई जा सकती है। और यहाँ से हमें लगता है कि आगे का जो रुझान है वो अर्निंग्स पे डिपेंड करेगा। और अर्निंग्स में दोनों तरफ के अभी फैक्टर्स हैं। बाहरी जो इकॉनमी है दुनिया भर की, वो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम का साइंस दिख रहे हैं। लेकिन व्हेन यू लुक एट इंडियन इकॉनमी, तो जो सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें की है, चाहे मॉनेटरी ईजिंग हो रही है आरबीआई की तरफ से, चाहे सरकार की तरफ से जीएसटी कट से, इनकम टैक्स कट से, तो उससे अर्निंग्स यहाँ से शायद और ख़राब ना हो, ऐसी उम्मीद है। तो अगर अर्निंग्स थोड़ी बेहतर होती दिखती है तो वो बाजार को मदद करेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को अपना जो ओवरऑल एसेट एलोकेशन है उसके तहत सिस्टमैटिक निवेश करना चाहिए। और जहाँ तक कि ये मैग्नम एसआईएफ लॉन्ग शॉर्ट फंड का सवाल है, तो हमें एक ऐसा फंड चाहिए था जो जहाँ पे ये बाजार क्या लगता है और बाजार में क्या होने वाला है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कम रेलेवेंट हो जाए। तो इसलिए हमने ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप थोड़ा फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट भी है, अराउंड 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो इज फिक्स इनकम, और जो बचा हुआ 2/3 पोर्टफोलियो है वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन जो रेगुलेटर ने अब एसआईएफ्स में डेरिवेटिव्स का यूज़ अलाउ किया है, तो हम डेरिवेटिव्स को कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इस फंड में कि ओवरऑल उसका इक्विटी का रिस्क थोड़ा कम कर दिया जाए, और थोड़ा ऑप्शन से प्रीमियम इनकम भी कमाया जाए। तो उस तहत ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए अच्छी है। और आई थिंक ऐसे बाजार में जहाँ पे अभी इन एनी केस एक साइडवेज बाजार चल रहा है, वैसे केस में ये एक स्टेबल इनकम का सोर्स बन सकता है फॉर इन्वेस्टर। अच्छा गौरव जी, वापस एसबीआई मैग्नम एसआईएफ की बात करें तो जो आपने शुरुआत में कहा, मानकर चले कि इस मैग्नम एसआईएफ के थ्रू एक मल्टी एसेट अप्रोच इसकी रहेगी, और या उस तरीके की अप्रोच इन्वेस्टर्स को मिलेगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि डेरिवेटिव्स का भी कॉम्पोजिशन रहेगा, 2/3 इक्विटीज़ में है, डेट में भी है। तो इस तरीके की जो कॉम्बिनेशन रहता है वो किस तरीके से नेविगेट करता है अक्रॉस ऑल मार्केट साइकिल्स? आपके हिसाब से किस तरीके की परफॉर्मेंस रह सकती है हाईज में, लोज में, या वोलेटाइल मार्केट्स में? जी हाँ, तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ये यूर राइट, ये एक मल्टी एसेट काइंड ऑफ फंड है, लेकिन यहाँ पे दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। तो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ कैटेगरी की अगर हम बात करें,
वहाँ इक्विटी और डेट, ये दो प्राइमरी एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, और दोनों में मिनिमम 25% रखना जरूरी है। और हमने ये फंड कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि इसमें इक्विटी टैक्सेशन इन्वेस्टर्स को मिले। तो उसका मतलब ये है कि करीब 2/3 पोर्टफोलियो, 2/3 ऑफ द पोर्टफोलियो इक्विटी और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रहेगा, और जो बचा हुआ 1/3 पोर्टफोलियो है उसमें हम फिक्स इनकम, डेट और थोड़ा रीच और इन्वेस्ट ऐसे जो स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो रखेंगे। और जो इक्विटी वाला एक्सपोजर है उसको डेरिवेटिव्स के थ्रू हेज किया जाएगा। तो बाजार में अगर आपको पोर्टफोलियो को हेज करना है तो आपको उसके सामने पुट ऑप्शन खरीदना पड़ता है, लेकिन पुट ऑप्शन खरीदने के लिए प्रीमियम देना होता है। वो प्रीमियम कमाने के लिए उसके सामने हम कॉल ऑप्शन भी बेचेंगे। तो ये एक डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है जिससे आपका अपसाइड भी लिमिट हो जाता है, लेकिन डाउनसाइड भी कैप हो जाता है। तो इस पूरी पोर्टफोलियो में हमारी अप्रोच है कि जो 1/3 फिक्स इनकम और रीच इन्वेस्ट वाला पोर्शन है, वहाँ से आपको स्टेबल इनकम आए, और जो इक्विटी वाला पोर्शन है उसको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर किया जाए कि ऑप्शंस के थ्रू भी थोड़ा प्रीमियम इनकम आपको मिले हर महीने। और जो बचा हुआ बाजार लिंक्ड एक्सपोजर है इक्विटी का, वो कुछ इस तरीके से हो कि आप बहुत ज्यादा पैसा शायद ऊपर में ना कमा पाए, थोड़ा पैसा कमाएं, लेकिन नीचे में भी आप बहुत ज्यादा कमाएं नहीं, थोड़ा ही पैसा कमाएं। तो ये पूरा करके हमारी कोशिश है कि एक एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एक रिलेटिवली लोअर रिस्क प्रपोजिशन बनाया जाए, जहां पे आप साइडवेज मार्केट में थ्रू फिक्स इनकम एंड थ्रू ऑप्शन प्रीमियम थोड़ा पैसा कमा पाए। बढ़ते बाजार में आप बढ़ें, लेकिन बाजार से कम बढ़ें क्योंकि आपने ऑप्शंस यूज करके थोड़ा अपसाइड अपना लिमिट कर दिया है। लेकिन जब घटता बाजार हो तब भी आप बाजार से काफी कम घटे, क्योंकि आपने अगेन इक्विटी के सामने नीचे डेरिवेटिव से प्रोटेक्शन खरीदी है। तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है जो अक्रॉस साइकिल्स बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देना चाहिए, थोड़ा वॉलेटिलिटी होगा, लेकिन जो एक इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट से आपको वॉलेटिलिटी दिखता है उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना दिखे, थोड़ा स्टेबल प्रोडक्ट रहे। और एक रिटर्न ऐसा बने कि आप जो आर्बिट्राज या डेट फंड से आप रिटर्न बनाने की उम्मीद रखते हैं, उससे बेहतर रिटर्न यहाँ हो, और साथ ही साथ टैक्सेशन इक्विटी वाला हो। तो ये तीनों चीज़ों को एक फंड में लाने की कोशिश की है। आर्बिट्राज और फिक्स इनकम से बेहतर रिटर्न, रिटर्न वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं जितनी इक्विटी में होती है, और टैक्सेशन इक्विटी वाला। सो वो एक एवरग्रीन प्रोडक्ट बन जाता है हमारे हिसाब से, और वही प्रयास है इस फंड के थ्रू। ओके अच्छा गौरव जी, जो आपने अभी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज की बात करी पोजीशन हेज करने के लिए, क्या उसी तरीके की डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज आप प्राइमरीली यूज करेंगे इस फंड में, और इसीलिए आपको लगता है कि ये फंड के रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल में कंट्रीब्यूट करेंगे? जी हाँ, तो उसी तरीके की कुछ डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज होंगी। वो एक एग्जांपल था, बट लार्जली उसी तरीके की डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज होंगी जहाँ पे आप नीचे में डाउनसाइड प्रोटेक्शन खरीदना चाहते हैं। डाउनसाइड प्रोटेक्शन इंश्योरेंस खरीदने जैसा है, जहाँ पे आपको प्रीमियम देना पड़ता है। वो प्रीमियम कॉम्पनसेट करने के लिए आप बोल रहे हैं कि हम ऊपर का अपसाइड थोड़ा फॉरगो करने को तैयार हैं कॉल ऑप्शन बेच के। तो वहां से जो प्रीमियम इनकम आई उससे आपने नीचे की प्रोटेक्शन खरीदी, और इससे कुछ ऐसा आपका कैरेक्टरिस्टिक हुआ फंड का कि आपने ऊपर की अपसाइड भी कैप कर दी और नीचे का डाउनसाइड भी लिमिट कर दिया। तो आपके पास है इक्विटी एक्सपोजर, लेकिन जो उसमें बहुत वेरिएबिलिटी इन जनरल आपको इक्विटी रिटर्न्स में देखने को मिलती है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपने उस वेरिएबिलिटी को या उस वॉलेटिलिटी को कम करने की कोशिश की है। और अगर आप ये ट्रेड थोड़ा ठीक से स्ट्रक्चर करें तो आप थोड़ी प्रीमियम इनकम भी कमा सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। तो वो दो सोर्सेज हैं रिटर्न के इक्विटी पोर्शन में, एक प्रीमियम इनकम और दूसरा जो इक्विटी में डायरेक्शनल एलिमेंट होता है। वो डायरेक्शनल एलिमेंट भी है यहाँ, लेकिन वो काफी हद तक दोनों तरफ से कैप कर दिया गया है, जहाँ ऊपर में आप बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं रख पाएंगे, लेकिन नीचे में बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी देखने को नहीं मिलेगी। सो यू आर राइट, उसी तरीके ऑप्शन स्ट्रक्चर हम यहाँ यूज कर रहे हैं टू क्रिएट अ कंट्रोल्ड रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन फॉर इन्वेस्टर्स। हाँ अच्छा, मैं इक्विटी सेगमेंट पर भी आऊँगी, किस तरीके से आप एलोकेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं प्रपोर्शन ऑफ हेज्ड वर्सेस अनहेज्ड पोर्शन विद इन द इक्विटी सेगमेंट? तो इक्विटी में हमारी जो मेन कोशिश है वो ये है कि ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन इस कवर के थ्रू रहे। ओके उसको मैं पूरी तरीके से हेज नहीं बोलूंगा, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक एक रेंज के अंदर आपकी वेरिएबिलिटी डिफाइन हो जाती है। उस रेंज के अंदर आप थोड़ा पैसा फिर भी लूज कर सकते हैं, थोड़ा पैसा कमा भी सकते हैं। तो ये परफेक्ट हेज नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो पूरा इक्विटी पोर्शन है आप उसको इस स्ट्रक्चर के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एकदम अनहेज्ड या अनकवर्ड जो इक्विटी एक्सपोजर हो वो ना के बराबर रहे।
अच्छा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सब्सक्रिप्शन किस तरीके से होगा? एप्लीकेशन का साइज क्या रहेगा? वो डिटेल्स बताइए प्लीज। तो हाँ, अगर हम फंड के फीचर्स की बात करें तो पहली बात ऑन सब्सक्रिप्शन, ये आप डेली बेसिस पे इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली नया पब्लिश होगा इसका। ये फ्रॉम अ कैटेगराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी वो इंटरवल स्ट्रैटेजी के तहत आती है, तो उसके तहत इसमें हफ्ते में 2 बार रिडेम्पशन संभव होगा। तो डेली सब्सक्रिप्शन है, डेली नैव है और हफ्ते में 2 बार रिडेम्पशन है, तो उस हिसाब से काफी लिक्विड प्रोडक्ट है। 1 महीने के बाहर इसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं है, तो एग्जिट लोड भी आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा मैंने आपको कहा था, ये इक्विटी टैक्स वाली कैटेगरी में हमारी कोशिश है इसको स्ट्रक्चर करने की। तो टैक्स भी जो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको देखने मिलता है, उस तरीके का टैक्स यहाँ देखने को मिलेगा। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसमें, जो कि रेगुलेटर ने स्पेसिफाई किया है कि एक एएमसी के एसआईएफ स्ट्रैटेजीज में आपको मिनिमम 10 लाख मेंटेन करना है। ओके। तो आज अगर हम लोग एक एसआईएफ स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर को उसमें अपना जर्नी शुरू करने के लिए 10 लाख से शुरुआत करनी होगी। कल को यदि हम दो स्कीम्स, दूसरी स्कीम भी ले आए, तो एक इन्वेस्टर दोनों में 5-5 लाख डाल के भी अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। बट एक एएमसी की जो एसआईएफ स्ट्रैटेजीज है, उसमें मिनिमम 10 लाख से एक इन्वेस्टर अपनी जर्नी शुरू कर पाए। ओके। अच्छा, क्विकली एक चीज़ और गौरव जी, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया और मैं पढ़ भी रही थी कि जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है वो लगभग 10 लाख का है, तो आपके हिसाब से कौन से इन्वेस्टर प्रोफाइल के लिए फंड बेस्ट सूटेड है? कोई रेस्ट्रिक्शंस या कोई कंडीशंस भी हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लमसम पैसा डाल सकते हैं, ज़्यादा पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर कोई जो सिप करना चाहता है, क्या व्यू है? तो पहली बात तो, ये जो फंड की जो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड ऑब्जेक्टिव है इस फंड में, जिस तरीके का रिस्क और रिवॉर्ड रखने की कोशिश है, वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हमारी कोशिश है कि हम एक ऐसा प्रपोजिशन दे पाए जहाँ पे इन्वेस्टर इन्फ्लेशन बीट कर पाए, लेकिन वो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स ना देखने मिले। और इन्फ्लेशन बीट करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप जो आज आर्बिट्राज फंड्स या डेट फंड्स में रिटर्न बनाते हैं, उससे थोड़ा बेहतर रिटर्न बनाने का यहाँ प्रयास है। लेकिन जो वेरिएबिलिटी इन रिटर्न है, वो भी शायद आर्बिट्राज फंड से ज़्यादा होगी, लेकिन एक इक्विटी फंड से काफ़ी कम रखने की कोशिश है। तो ये जो एक बड़ा गैप है आज, जहाँ लोग एक तरफ टैक्स एफिशिएंट रिटर्न बनाने के लिए आर्बिट्राज फंड्स में पैसा डालते हैं, और दूसरी तरफ वो इतना रिस्क ले नहीं पा रहे हैं कि वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड फंड्स में जा पाए। तो ये जो बीच का बड़ा गैप है, उसको समहाउ हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए ये ज़रूरत है? आई थिंक मुझे लगता है कि हमारा व्यू एटलीस्ट ये है कि हर तरीके के इन्वेस्टर के पास एक ऐसा पॉकेट होता है जहाँ पे वो थोड़ा कंफर्टेबल एलोकेशन से इन्फ्लेशन बीट करने का एस्पिरेशन रखते हो। जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए शायद ये एलोकेशन थोड़ी कम होती है, बिकॉज उन लोग को ग्रोथ ओरिएंटेड अग्रेसिव स्ट्रैटेजी ज़्यादा चाहिए होती है। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये वाली एलोकेशन ज़्यादा होती है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं हम सभी को एक ऐसा एक पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट होती है कि हम बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के बिना, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी के बिना थोड़ी कंफर्टेबल तरीके से इन्फ्लेशन को बीट कर पाए साल दर साल। सो वही कोशिश है, और उसी तरीके के इन्वेस्टर्स को इस फंड में देखना चाहिए। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और डिटेल समझेंगे इस मैग्नम एसआईएफ से जुड़ी हुई। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई मैग्नम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर गौरव मेहता मौजूद हैं, जो कि सीएफए हैं, हेड एसआईएफ हैं इक्विटीज एसबीआई म्यूचुअल फंड से। गौरव जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं आपसे। किस तरीके, जैसे आपने कहा कि इसका हाइब्रिड नेचर है, इसमें इक्विटी डेट एक्सपोजर भी है अलॉन्ग विद डेरिवेटिव्स, लेकिन अगर एक रिटर्न का एक आइडिया लेना चाहें, तो जो बाकी हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज एग्जिस्टिंग हैं मार्केट में, उनकी अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो कैसी रही है, या फिर किस तरीके के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कैटेगरी से? जी हाँ, तो अगर आप एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एज अ कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है।
तो इसी साल रेगुलेटर ने रेगुलेशन लाए हैं इस कैटेगरी फंड्स को लेके। तो ये बहुत ज़्यादा हिस्ट्री किसी भी फंड की इस कैटेगरी में है नहीं। और अगर निवेशकों को आज की तारीख में कोई लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी देखनी थी तो उनको एआईएफ में जाना पड़ता था, और एआईएफ में 1 करोड़ की मिनिमम टिकट साइज है, और वहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर भी यहाँ से काफ़ी अलग है। तो वो भी एकदम डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक वही एसआईएफ का मेन फायदा है कि जो आज एक म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे डेरिवेटिव्स को जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। और उस हिसाब से अगर आप एक म्यूचुअल फंड को देखें तो वो जिस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है उस एसेट क्लास की परफॉर्मेंस पे उसका काफ़ी ज़्यादा रिटर्न निर्भर होता है। तो अगर आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, बाजार 15% बढ़ा, अगर फंड ने 17% रिटर्न दिया, तो 15% रिटर्न तो बाजार की वजह से आ रहा है। जो ऊपर का 2% है वो एक अल्फा है जो फंड मैनेजर जनरेट कर रहा है। इन लॉन्ग शॉट एसआईएफ, क्योंकि आप यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव्स को टू एनहांस रिस्क और मिटिगेट रिस्क, और हमारे केस में जैसा कि मैंने समझाया कि हम डेरिवेटिव्स को यूज कर रहे हैं रिस्क कम करने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए। और आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो आप एक ऐसा रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हैं जो बाजार से कम लिंकेज रखता हो, जो बीटा एलिमेंट है बाजार पे ओके। वो कम हो। तो ये एक अच्छी नई शुरुआत है। बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज का है नहीं, बिकॉज ये अभी शुरू हो रहा है। राइट। बट आई थिंक जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर इन्वेस्टर को इसका रिस्क रिवॉर्ड समझना है तो उसे इसको एक डेट प्लस स्ट्रैटेजी की तरह देखना चाहिए फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन उन्हें मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और गौरव जी, अगर इस तरीके का पीरियड हो मार्केट में जहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी हो या फिर डेरिवेटिव मार्केट डिसलोकेशंस हो, इस तरीके की सिचुएशन में जो आपकी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज रहेंगी, जो हेज स्ट्रैटेजीज रहेंगी, वही काम करेंगे या कुछ और भी मेजर्स लिए जाएंगे ताकि पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रहे? जी हाँ, तो इसके दो एलिमेंट्स हैं। एक तो जैसा कि आपने कहा कि जब वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ जाती है तो उस समय जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो भी बढ़ जाते हैं। और हमने ये प्रोडक्ट को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि जो हम कॉल बेचें उसमें ज़्यादा प्रीमियम कमाएं, और जो पुट खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़े वो कम हो। तो नेट नेट बेसिस पे आप प्रीमियम रिसीव करते हैं। तो जब वोलेटिलिटी बढ़ती है बाजार में वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी माहौल हो सकता है जहाँ पे हमें लगता है कि इक्विटी में एलोकेशन होनी ही नहीं चाहिए। और अगेन, जब मैं कहता हूँ कि हमें लगता है, उसके लिए हम सब्जेक्टिवली ये डिसीजन नहीं लेते हैं। हमारे पास एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क है जो बाजार में सेंटिमेंट को देखता है, जो वैल्यूएशंस को देखता है, और जो अर्निंग्स को देखता है। और जब वो फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिवली ये कह रहा है कि आपको इक्विटी में नहीं रहना चाहिए, रिस्क इक्विटी में एक्सपोजर की अगेंस्ट है, ऐसे माहौल में हम अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी मुमकिन है कि पूरे के पूरे इक्विटी पोर्शन को एक आर्बिट्राज में कन्वर्ट कर दें। तो जो भी अंडरलाइंग शेयर्स हैं हमारे पास, उनके सामने फ्यूचर्स शॉर्ट करके कंप्लीट हेज कर दें उस पोर्टफोलियो को, एक आर्बिट्राज फंड की तरह, जहां एक स्टेबल रिटर्न आए और ज़्यादा रिस्क बिल्कुल ही दोनों तरफ से ख़त्म हो जाए। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, जब ऑब्जेक्टिवली हमारा फ्रेमवर्क सजेस्ट करता है कि इक्विटी मार्केट में रहने का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बट हमने देखा है कि हिस्टोरिकली ऐसे इंस्टेंसेस खाली 15% टाइम्स आते हैं। बाकी 85% टाइम जो नॉर्मल एक मार्केट एनवायरनमेंट है वहाँ, जैसा कि हमने पहले स्ट्रक्चर डिस्कस किया, वैसे ही स्ट्रक्चर के थ्रू हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके। हालांकि इसमें डेली सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं, रिडम्पशंस की भी आपने जानकारी दी, पर दो चीज़ें और गौरव जी आपसे समझना चाहेंगे। एक तो ये कि क्या क्योंकि आपने इस फंड का कॉम्पोजिशन क्या है, आप बेहतर समझते हैं, अगर कोई अप्रोच लेता है, एक्सपोजर लेता है, तो कितना टाइम दे, आप जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं या जो बनाएंगे स्ट्रैटेजीज फंड के थ्रू, उनकी मॉनिटरिंग किस तरीके से होगी? अगर कोई भी पोजीशन आपने बनाई है तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉल ली जाएगी या फिर कोई डेडिकेटेड टाइम आप देंगे? किस तरीके से काम करेगी बेसिकली? तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन्वेस्टर को क्या टाइम फ्रेम रखना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट में। तो हमारी कोशिश है कि जो मंथ ऑन मंथ वेरिएबिलिटी हो वो कम हो जाए डेरिवेटिव्स से हेजिंग करके। लेकिन फिर भी अगर बाजार घट रहा है तो थोड़ा आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो ये प्रोडक्ट हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने वाला प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रखें, जो कि 18 से 24 महीने का, तो बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा रिटर्न ऑब्जेक्टिव है कि डेट प्लस रिटर्न दिया जाए, वो मीट हो जाएगा। तो आई थिंक 18 से 24 महीने का टाइम फ्रेम या उससे अधिक का टाइम फ्रेम आप सोचें तो काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम है टू इन्वेस्ट इन दिस फंड।
लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आपको उस पैसे की जरूरत पड़ी बीच में, तो आपके पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी है निकालने की, बिकॉज इसमें 1 महीने के ऊपर कोई एग्जिट लोड नहीं है, हफ्ते में 2 बार रिडेम्पशन है, तो ये काफी लिक्विड प्रोडक्ट है। और यदि आपको बीच में भी निकालना पड़ा और इक्विटी टैक्स देना पड़ा तो वो भी काफी ज्यादा प्यूनिटिव नहीं है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को उसी नजरिए से इस प्रोडक्ट को देखना चाहिए कि ये मेरी 1.5-2 साल के ऊपर वाली एलोकेशन है, लेकिन मेरे पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब मुझे इससे एग्जिट करना हो मैं एग्जिट कर सकता हूँ विदाउट कुछ खास बाधा नहीं आएगी मुझे एग्जिट करने में, कोई बैरियर्स नहीं है एग्जिट करने में। ओके। जहां तक कि आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, तो जैसा कि हमने पहले कहा कि वो 50 इक्विटी 50 डेट वाला हमारा बेंचमार्क है, हमारी कोशिश होगी कि हम उससे भी एक कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी रन करें। ओके। जो इंडिविजुअल पोजीशंस हैं वो किसी भी एक्टिव फंड की तरह हम रोजमर्रा में मॉनिटर करते रहते हैं, और जब भी हमारा व्यू उन एक्टिव सिक्योरिटीज पे चेंज होता है हम उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कंटेनमेंट एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। एक नॉर्मल जो लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड होता है उसके कंपैरिजन में शायद यहाँ वो जो एक्टिव चर्न है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिले। लेकिन ये एक फंडामेंटल और व्यू बेस्ड डिसीजन है जहाँ पे हम वो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिव बेसिस पे करेंगे, और जहाँ पे भी हमें लगेगा कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है वो हम एक्टिव बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके। तो ये तमाम डिटेल्स आपको एसबीआई मैग्नम लॉन्ग शॉर्ट फंड के बारे में गौरव जी ने बताई, और एक चीज़ तो क्लियर है कि एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। 18 से 24 महीने का व्यू एटलीस्ट आप लेकर चलें, और एक मल्टी एसेट अप्रोच इस फंड की रहेगी, क्योंकि एक्सपोजर यहाँ पर इक्विटी में भी रहेगा, डेट में भी रहेगा, डेरिवेटिव्स भी होंगे, रिट्स इनविट्स भी होंगे। तो यानी जो अलग अलग तरीके की मार्केट साइकिल्स हैं उसको नेविगेट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इस फंड के थ्रू मिल सकती है इन्वेस्टर्स को। वेल, थैंक यू गौरव जी आने के लिए शो में, और इस फंड की तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं CBC आवाज पर। नमस्कार।